नमस्कार दोस्तों। नहीं है साख किसी भी उधार के काबिल, तुम ही समझ लो मुझको अपने प्यार के काबिल। मेरा जो यार है पूर्णता की सोच वाला, पक्का बनाऊं कैसे भला खुद को यार के काबिल। कमोबेश यही पंक्तियां आज मौजू हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री के सबके ऊपर आज लागू होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को उनके तमाम सारे शिष्यगण, भक्तगण उन्हें विश्वगुरु साबित करते हैं। वो खुद संसद में कहते हैं, एक अकेला सब पर भारी। तो इतने भारी पड़ रहे हैं कि आज देश की विदेश नीति हो या गृह नीति, देश की अर्थनीति हो या देश की सामाजिक नीति, इस देश की तमाम समरसता की बात हो, धार्मिक नीति हो, दूसरी और नीतियां हो जो सेकुलर होने की और सारी बातें कहती हैं, वो सब आज धूल धूसरित हो रही है। जिस तरीके से हिंदुस्तान की स्थिति हो रही है उसे बड़ा सलीके से आज समझने वाला है। आज हमारे विदेश मंत्री जो नरेंद्र मोदी के बड़े क्लोज हैं, पूर्व विदेश सचिव रहे हैं और चीन में भारत के राजदूत रहे हैं, लंबे समय तक रहे हैं, एस जयशंकर, वो कहते हैं कि इस संघर्ष के दौर में आतंकवाद को रोक पाना संभव नहीं है और इसका असर तो होगा। यानी अब आतंकवाद कहीं पर भी होगा। जिस आतंकवाद को खत्म करने के नाम पे नोटबंदी की गई, जिसको नाम पर सर्जिकल स्ट्राइक की बातें की गई और तमाम बातें की गई, वो सब बेजा साबित हो रही। इसका मतलब है कि सिर्फ ड्रामा किया गया, किन्हीं एजेंडे के तहत ये सब किया गया, इसके अलावा और कुछ नहीं था। शायद चुनाव जीतने के लिए किया गया कि जिससे विपक्षी दलों के जो पैसे हैं वो सब खत्म हो जाएं, लोगों की जेबें खाली हो जाएं और लोग भिखारी की तरीके से खड़े हो जाएं, डर में जिए, इतना डर में जिए कि साहब कुछ भी कर देंगे। और जब यह डर हो, उस स्थिति में हमारे विदेश मंत्री कहते हैं कि चाइना इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इससे हम कैसे लड़ सकते। और इसको लेकर के वो राहुल गांधी पर हमला बोल रहे थे कि राहुल गांधी कहते हैं कि चाइना को आप जवाब क्यों नहीं देते हैं। तो वो बता रहे थे राहुल गांधी को कि चाइना तो इतनी बड़ी इकोनॉमी है, उसको कैसे कहा जा सकता है, रोका जा सकता है। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो कहते थे कि चीन के आंखों में आग डाल करके लाल आंख दिखानी चाहिए। तो साहब लाल आंख की बात करते थे, रेड कारपेट बिछा के उनका स्वागत करने लगे, उनके साथ झूला झूलने लगे और कहीं कार्यक्रमों में मिले तो वहां देखते ही उनके खाना छोड़ करके उनके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। इतनी बार हिंदुस्तान में आज तक कोई प्रधानमंत्री इतने बार चीन से न मिला, न चीन गया, न इतना वो रिलेशन रखे, छोटे छोटे से रहे और उसके बूते भारत ने अपने को साधा था। नतीजतन भारत सुरक्षित था, उसकी 1 इंच भी जमीन कोई नहीं ले पाया था। लेकिन आज नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जिस तरीके से हजारों किलोमीटर की भूमि हमारी चाइना ने कब्जा कर ली है, जिस तरह के हालात हो रहे हैं, वो चिंताजनक है। चिंताजनक है कि पड़ोसी मालदीव हमें आंख दिखा रहा है, वो कह रहा है कि भारत अपने आप को सुधार ले, इंडिया आउट। तो साहब इस तरह की बातें वो कर रहा है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं। कमोबेश इसी तरह की स्थिति हमें श्रीलंका में देखने को मिल रही है, इसी तरह की स्थिति हमें बर्मा में देखने को मिल रही है, इसी तरह की स्थिति हमें नेपाल में देखने को मिल रही है, इसी तरह की स्थिति कमोबेश भूटान में देखने को मिल रही है। ये छोटे छोटे से राज्य जो हमारे देश के टुकड़ों पर पलते थे, आज वो हमें इस तरह आंखें दिखा रहे। राजीव गांधी की
शांति सेना को लेकर के तमाम सवाल उठते थे, आज साबित होता है कि राजीव गांधी ने बिल्कुल सही किया था। यदि वो शांति सेनाएं नहीं भेजते और होते तो तभी चाइना के कब्जे में आ गया होता श्रीलंका भी, और मालदीव और बर्मा और इधर का इलाका। उन्हें सबको काबू करने का एक ये तरीका था और वो सफल रहा। यह आज साबित होता है। उनकी सैन्य नीति आज सही साबित होती है, उनकी कूटनीति आज सही साबित होती है। और उन्होंने चाइना को धमका के रखा था। एक बार छोटी सी बैटल हुई थी, उसमें चाइना को हरा के भी दिखा दिया था, पीछे धकेल दिया था। तो यह क्षमता होती। श्रीमती गांधी ने इसी तरीके से किया था। चाइना के मुंह में हाथ डाल करके सिक्किम निकाल लिया, उसे नाथुला में युद्ध में हरा दिया। और इन सब के बाद भी मोदी सरकार बात करती है 1962 की हार। तो 62 की भी हार में हम 1 इंच हमने जमीन चाइना को नहीं कब्जा करने दी थी, 1 इंच भी। वो हमारे यहां घुसे, हमसे लड़े और उसके बाद में खुद ही वापस लौटे। हम उतने सशक्त नहीं थे क्योंकि देश आजाद हुआ था, कंगाली से आए थे, किसी तरह अपने आप को खड़ा कर रहे थे। तब भी हम इस स्थिति में थे, हमने कूटनीति के बूते उन्हें हराया। तो आप समझिए ना, इसके बाद हम डर रहे हैं तो ये दिखाता है कि हम किस तरह की स्थिति में। और लगातार चाइना अपने पंजे को बढ़ाता जा रहा है। वो चारों तरफ से उसने घेर लिया है, पाकिस्तान, ये सारे अगल बगल के कंट्रीज को, ऐसी स्थिति में। और मालदीव इतना महत्वपूर्ण है कि हिंद महासागर का वह पॉइंट जहां पर है, जो उसने अपना पोर्ट दे दिया है चाइना को 50 साल के लिए, उस जगह से पूरा भारत का वो नक्शा बिगाड़ देता। इसलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। बहरहाल हमारे प्रधानमंत्री को कोई चिंता नहीं है कि कहां क्या हो रहा है। अर्थनीति की स्थिति वही है। आज देश में जिस तरह के हालात हैं, आज 174 लाख करोड़ के हम कर्जदार हो चुके हैं। हम उसके बावजूद तमाम पूंजीपतियों के लोन माफ करते हैं 25 लाख करोड़। पीएम केयर फंड के नाम पे हम जो घोटाला करते हैं वो हमारे सामने है। और छोटी छोटी सी चिंदियों को हम पकड़ करके कहते हैं ईडी ने बड़ी कार्रवाई कर, वो भी कार्रवाई कीजिए, ये भी कार्रवाई कीजिए। तो वो तो आप करते नहीं। आप सिर्फ नफरत पे करते हैं कि जो आपके लिए बोलेगा उसको आप कैसे रगड़ें, सिर्फ इतना सा है। पत्रकारों ने बोला, उनके खिलाफ कार्रवाई। आप तमाम राजनेता जो बोले, उनके खिलाफ कार्रवाई। और इसी तरीके की स्थितियां हैं आपकी। तो वास्तविक चोरों को आप नहीं पकड़ रहे हैं, सिर्फ नफरत के बूते। और नफरत की स्थिति क्या है आप देखिए, जात के नाम पर भी नफरत है, धर्म के नाम पर भी नफरत है। मणिपुर इतने दिनों से चल रहा है, वहां पर जाति और धर्म दोनों इन्वॉल्व है। वहां आदिवासियों पर हमला हो रहा है, रोज बरोज बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप मौन साधे हो। स्थिति ये है, इतने सब के बाद आपको शर्म नहीं आती। आदिवासियों पे अत्याचार हो रहे हैं, क्या कि वो ईसाई हैं, कि वो आदिवासी हैं इसलिए मारेंगे। मध्य प्रदेश में एक आदिवासी पर आपके नेता का जो प्रतिनिधि है वो पेशाब कर देता है। और अब महाराष्ट्र के बीड जिले में, वहां आपका भारतीय जनता पार्टी का विधायक, उसकी पत्नी एक आदिवासी की जमीन पर कब्जा करते हैं। और जब वो उसका विरोध करती है तो उसको मारते पीटते हैं और फिर उसको निर्वस्त्र करके उसकी परेड निकालते हैं, दौड़ाते। आप सोचिए, नग्न परेड निकालेंगे आप, कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं, ना यहां ना वहां। आपके जितना लड़कियों के रेप होते हैं, सब कुछ होता है। और ये मानसिकता आप देखिए, रेपिस्ट की मानसिकता पैदा करती है। जिस उत्तर प्रदेश को आप कहते हैं डबल इंजन की सरकार, राम राज्य की सरकार, और न जाने क्या क्या कहते हैं, जहां राम कृष्ण शिव सब कुछ हुए, वहां मानसिकता बलात्कारी। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बलात्कार उत्तर प्रदेश में होते हैं। दर्जन लड़कियों के साथ बलात्कार होते हैं, ये रिपोर्टेड है। और अनरिपोर्टेड को यदि जोड़ेंगे, जो यूएन कहता है कि जो औसत है, उस औसत से तो उत्तर प्रदेश कहीं पहुंच जाता है।
मैं उस पर जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन रिपोर्टेड की बात करूंगा। तो इस स्थिति में खड़ा कर दिया और यह हालत हो गई है। बरेली में तो एक घोड़ी के साथ में गैंग रेप हुआ, घोड़ी के साथ, फिर सुन लीजिए, घोड़ी के साथ। तो ये मानसिक रूप से विकार का प्रतीक। इस तरह घटना अभी हाल में एक मुर्गी के साथ की घटना हुई थी, एक बकरी के साथ हुई थी। तो इस तरह की मानसिकता हो गई है। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई, सबने आदमी को मानसिक रूप से विकृत बना दिया। उस तरह की दशाएं, और जिस तरह की दशाएं आप अपने राष्ट्रपति को एक आयोग का चेयरमैन बना करके पूर्व राष्ट्रपति को और जिस तरीके से करते हैं, उस पद की गरिमा तार तार कर दी है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सबके पद की गरिमाएं तार तार हो गई स्पीकर की, कोई तटस्थ पद नहीं रह गए। और हालात क्या है? सबको संवैधानिक संस्थाओं को जैसे वो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आज हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को हार्वर्ड लॉ यूनिवर्सिटी जो है वो उनको सम्मानित कर रही है। लेकिन वही दूसरी तरफ किस तरीके से जो संस्थाएं हैं, न्यायिक संस्थाएं हैं, दूसरी और संवैधानिक संस्थाएं, वो जिस तरह काम कर रही हैं, वो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अनुसांगिक संगठन की तरह काम कर रहे हैं। सेना और आईएएस अफसरों का आपने इस्तेमाल करने का जो आदेश किया है, वो इस देश के लिए शर्मनाक है, सबके लिए शर्मनाक है। और जो स्थितियां हैं वो समझने वाली है। नफरत की पराकाष्ठा ये है धर्म के नाम पे। नूह की हिंसा हमने देखी और तमाम हिंसाएं देखी, कासगंज की हिंसा देखी, और अब हम देख रहे हैं जो चेतन सिंह, आपका आरपीएफ का सिपाही, जिसने ट्रेन के अंदर जिस तरीके से मार डाला, और जिस तरीके से सिर्फ इसलिए क्योंकि जाति और धर्म की जो उसकी भावना थी, धार्मिक, हाँ, रोकने की उसके सीनियर ने कोशिश की तो उसको भी गोली मार दी। उसके मामले में चार्जशीट दाखिल की है डीआरपी ने। उसमें 1000 पेज की चार्जशीट में उसने बताया है कि इसको कोई मानसिक बीमारी नहीं थी, बल्कि इसने जानबूझ के एक नफरत से भर के ये काम किया। यानी रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं, यह हालत आपने कर दी है। और ये नफरत का खेल किस तरीके से देश को बर्बादी में ले जा रहा है, उसके कारण इस देश की स्थिति क्या है। आज आप नौकरियां छीन रहे हैं। अब सेना में अग्निवीर भरने का हुआ, अभी पिछले एक हफ्ते के दौरान 2 अग्निवीर सेना में सीमाओं की रक्षा करते हुए शहीद हुए। और उनके जाने का सबसे बड़ा यह है कि उनका कोई उनको नहीं मिलना है। वही यदि सेना के दूसरे सिपाही ने किया होता तो उसको सारा लाभ मिलता, उसे नहीं मिलेगा। तो सेना को भी 2 हिस्सों में बांट दिया है। और उसका नतीजा क्या हो रहा है, जिस तरीके क्यों हो रहा है, इसको लेकर रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि जो आप ट्रेनिंग 6 महीने की ट्रेनिंग दे करके और ये कर रहे हैं, उन्हें भेज रहे हैं, वो उसके लिए परफेक्ट ही नहीं होते, क्योंकि उसके लिए बड़ी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। आपने सियाचिन भेज दिया, आपने यहां भेज दिया, आपने वहां, क्या कर रहे हैं आप इस देश के साथ में, और क्यों कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं ये। फिर आपके विकास का मॉडल चाहे जहां देखिए, उदाहरण देता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, लक्ष्मी नगर में जिस तरीके से एक ओवरब्रिज रात को टूटा और जिस तरीके से घटना हुई, वो अपने आप में शर्मनाक है कि आप क्या बना रहे हैं। आप कहते हैं बड़ा वो कर रहे हैं, ईमानदारी चल रही, इस तरह की स्थिति है। अभी महाराष्ट्र में किसी तरीके से ओवरब्रिज गिरा, इसी तरीके से गुजरात में एक ओवरब्रिज गिरा, एक पुल गिरा और एक बांध टूटा, तो उस तरह की स्थिति है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में हुआ, आप देखिए, बांध टूटा, पुल टूटा और टूटा, महालोककाल टूटा। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, उद्घाटन करने के चंद उसमें ही वो हो गया था, उसका शुभारंभ के समय में ही हो गया था। ये दशा है। उसके बाद आई जिस तरीके से अयोध्या में लूट हुई, वो किसी से छिपी नहीं है। तो इस तरह के हालात हैं, और जो हालात हैं वो हम सबको चिंता में डालते हैं कि आखिर हम कहां। नफरत की इस पराकाष्ठा को लेकर, इसको लेकर के आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ी बात कही कि आपने फिल्मों पे प्रतिबंध लगा दिया पड़ोसी देश के। क्यों? कहा राष्ट्रवाद, देशभक्ति। तो देशभक्ति ये नहीं होती है, हाईकोर्ट ने कहा अपने पड़ोसियों के साथ भी सौहार्दपूर्ण माहौल रखना चाहिए, तभी आप सही से रह सकते।
और फिल्मों पे प्रतिबंध लगाने का कोई मतलब नहीं। तो आप क्या कैसे निपटते हैं, स्ट्राइक करते हैं? चीन के ऐप बंद कर देंगे और कुछ दिनों बाद फिर वो भी चालू कर देंगे। इसी तरह फिल्में बंद कर देंगे, फिर वो हो जाए कि वहां के कलाकार काम नहीं करेंगे। हो गया जजमेंट कि साहब ये कोई चीज नहीं है। यदि राष्ट्रभक्ति है आपको तो राष्ट्र के हिसाब से कार्य कीजिए, वहां से नफरत मत रखिए, बल्कि उनके साथ में प्रेमपूर्ण ढंग से इस तरह से कीजिए। और सामाजिक स्थिति क्या है? जिस तरीके से आपने गिराया, आयकर दाताओं का डाटा आया और उस डाटा के मुताबिक जिस तरीके से एक उच्च आय वर्ग के लोग, जो कहते हैं 1% है इस देश के अंदर, उनकी तादाद एकदम से बहुत तेजी से बढ़ी है और उनकी आय बढ़ने की भी स्पीड बहुत तेजी से हुई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मध्यम और गरीब की स्थिति यह है, जो आय कर दाता, क्योंकि गरीब तो आय कर देता नहीं, वो दूसरे टैक्सेस देता है, लेकिन जो मध्यम वर्ग टैक्स देता है आयकर, उसकी स्थिति यह है कि उसकी आमदनी में घटाव हुआ है। उसके बढ़ने की स्थिति नहीं है, घटने की स्थिति। साहेब लोगों की, साहेब के समर्थकों की, साहेब के झंडा बुलंद करने वालों की आमदनी सिर्फ बढ़ी है और उनकी तादाद हिंदुस्तान में 1%। तो यानी 60% टैक्स वो दे रहे हैं, ये है। और नफरत के खेल में आपकी स्थिति ये है कि आपने मध्य प्रदेश का ही उदाहरण ले लीजिए। आपने जो टिकटें बांटी, उन टिकटों में सबसे ज्यादा 54% जो आपने भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काटी, वो आदिवासियों की और दलितों की थी। तो यानी आपको नफरत आदिवासियों और दलितों से? क्यों भाई? उन्होंने आपको कुछ बिगाड़ा नहीं, इस देश को बनाने में उनका भी योगदान है। तो इस तरह की स्थितियां हैं, तो सामाजिक, आर्थिक, वैचारिक सारी चीजें आप बर्बाद करेंगे और उसके बाद कहेंगे आप राष्ट्रवादी। राष्ट्र आप बना देंगे। पूरी दुनिया में ये स्थिति आपने कर दी। पड़ोसियों से तो आपने सारे इतने बिगाड़ दिए, क्योंकि सबसे ज्यादा सामरिक दृष्टिकोण से जरूरत होती है कि पड़ोसियों में आपके साथ में इस तरह से रहे कि हाँ, यदि एक से लड़ाई है तो 4 आपके दोस्त रहे। यहां स्थिति आपने कर दी, 4 नहीं, सारे आपके दुश्मन हो गए, एक भी दोस्त नहीं बचा। अमेरिका वाला आके जब तक बचाएगा आके, तब तक जाने क्या हो जाएगा। तो और अमेरिका ने भी सिर्फ अपने स्वार्थ के संबंध बनाए। वो सिर्फ चाइना को साधने के लिए आपको सपोर्ट कर रहा है, शेष नहीं, वो आपका इस्तेमाल कर रहा है। तो इस चीज को समझने की जरूरत थी और इसको समझने की दिशा में आपने कुछ किया। आपने इस देश को ही अग्निवीर बना दिया और इस देश को अग्निवीर बनाने से हुआ है जो, वो देश के लिए बर्बादी का जंग। आपको जरूरत थी कि आप कैसे देश को बढ़ाएं, कैसे बनाएं, इसके लिए करने की जरूरत। यही वजह है आपके टिकट काटने के कारण पूरे मध्य प्रदेश में आपके यहां जूतम पैजार हो रही है, हर दफ्तर में हो रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का महल घेर लिया, उनकी गाड़ी के आगे लोग लेट गए और उनका जिस तरीके से विरोध किया गया, अपमानजनक स्थिति थी। जहां प्रधानमंत्री भाषण दे के आ रहे हैं और जाने क्या क्या समझा के आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ साहब, हम तो, वो तो हमारे यहाँ के गुजरात के दामाद हैं, उनके ये हैं और हम उनके रियाया हैं, और इस तरह की बातें जब बोलते हैं तो साहब ये लगता है, और उनके आप जब कहानी बताते हैं तो उससे समझ में आ जाता है कि अच्छा, तो वही परिवारवाद चल रहा है, इससे बड़ा और परिवारवाद क्या हो। वही आपने साधा, जिसका नतीजा ये है कि आज जूतम पैजार हो रही। और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, उदाहरण के लिए सचिन पायलट और गहलोत में तलवारें खिंचती थी, लेकिन लोगों ने जब सचिन पायलट से कहा कि सीएम, उनका सीएम का क्या है, अभी चुनाव हो रहा है, चुनाव साथ लड़ेंगे, सब कुछ होगा, जब चुनाव हो जाएगा, विधायक जीतेंगे, विधायक और हाईकमान फैसला करेगा कि कौन सीएम बनेगा। आज कैसे कहा जा सकता है, हम सब एक होके? तो यह होता है। लेकिन कहीं कहीं उनके यहां भी ऐसी स्थिति है, लेकिन सामान्यतः उनके यहां स्थिति बहुत अच्छी है। तो इस तरह से आप जिस तरह से करते हैं नफरत का खेल, ये स्थिति हो गई कि आप एक इस्लामिक देश में, हमारे यहाँ का युवा नौकरी कर रहा था, डॉक्टर था, वहां जाके वो नफरत की बात करता है, नफरत की पोस्ट करता है, नतीजतन फिर माफी भी मांगता है सार्वजनिक तौर पे, लेकिन वहां की सरकार कहती नहीं,
ऐसे नफरती व्यक्ति में जिसमें नफरत आई उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसे नौकरी से निकाल दिया। देखिए आपके यहां तो रोजगार देने का है नहीं, वहां नौकरी पा रहे हैं और वहां भी जब नफरत फैलाएंगे तो भगाएंगे। तो आप फैसला कीजिए कि किस तरह की, किस मामले में विश्वगुरु बने, क्या आपने किया, किस बात के आप विकास पुरुष हैं। वास्तव में तो आप विनाश पुरुष हो गए। सिर्फ आप विकास पुरुष चंद पूंजीपतियों के हैं और किसी के नहीं। देश में विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ, विकास के नाम पे लूट हुई है और वह लूट उन्हीं पूंजीपतियों के लिए कराई गई। चाहे सड़कें बनाई गई, चाहे कुछ बनाया गया, उन सब के ठेके पट्टे उन्हें दिला करके लूट करने का काम किया गया है। तो यह लूट तंत्र है, न कि विकास तंत्र। इसीलिए राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि इसका खुलासा होना चाहिए, जवाब मिलना चाहिए। जवाब आप देते, अब जवाब अगली सरकार ही ले सकती यदि आपकी नहीं हुई तो। जय